फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी के लगातार प्रैक्टिस सेट आपका उत्तर प्रदेश बीएड की परीक्षा जो आपकी 15 अप्रैल को होनी निश्चित हुई है, लगातार तैयारी हम करा रहे हैं। उसी क्रम में लगातार प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं, सभी विषयों के डाले जा रहे हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्त नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हमने आपको 5 प्रैक्टिस सेट दिए हैं सामान्य हिंदी के, और ये 6ठे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन शुरू होंगे शुरू में वो गद्यांश पर आधारित होंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से। चलिए, दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है पहला ही कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो गद्यांश पर आधारित आपको क्वेश्चन था, आपको आंसर इनके देने हैं। ए, प्राचीन काल में नारी दासी थी। बी, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। सी, नारी को अपमानित किया जाता था। और डी, नारी का कोई स्थान नहीं था। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और अपनी जो नोटबुक्स है और पेन लेकर आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दें, और बाद में हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। देखिएगा, गद्यांश के आधार पर आंसर देना है हमें इसका। नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, नारी का कोई अधिकार नहीं, नारी गुलाम थी, नारी का मान सम्मान नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन ए, नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का उद्धार कैसे हो। ऑप्शन ए, नारी अशिक्षित रहेगी तो। ऑप्शन बी, युवा वर्ग के मादक द्रव्यों के सेवन करने से। ऑप्शन सी, नारी को समान स्थान देने से। ऑप्शन डी, किसानों के कर्ज माफ करने से। तो गद्यांश के आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नारी को समान स्थान देने से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी गद्यांश पर आधारित आपका क्वेश्चन। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए है मेरा भारत देश, और नारी तू नारायणी। ऑप्शन सी, भारत और गरीबी। ऑप्शन डी, मेरे सपनों का भारत। तो गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नारी तू नारायणी। देखिए, गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो पत्र लेखन से संबंधित है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसके अधिकारी को लिखा जाता है, यह पूछा क्वेश्चन का जो आंसर है यह देना होगा हमें। लेखा अधिकारी महोदय जी को, जिला अधिकारी को, कुलपति महोदय जी को, और आचार्य महोदय जी को। जो राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन बी, जिला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। मान्य महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय, प्रिय आत्मज। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो 6ठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मान्य महोदय। क्वेश्चन नंबर 7, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिसे रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, स्वर। बी, लिपि। सी, ध्वनि। डी, व्यंजन। तो करेक्ट आंसर के लिए हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर। ये 7वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात लिपि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प, फ, ब, भ, म किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। दंत्य,
औष्ठ्य, तालव्य और कंठ्य। 4 प्रकार के आपके ऑप्शन हैं। तो इसका जो 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, औष्ठ्य। क्वेश्चन नंबर 9, 2 व्यंजन जब तक एक साथ मिले क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंत्यय और महाप्राण। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं वो कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी विसर्ग। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्वर, अर्थात ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, महाश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? ए, इस तरीके के 4 ऑप्शन हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम आपको बताते हैं राइट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो होगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए तो रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। 4 प्रकार के समास के लिए आपके ऑप्शन हैं, अव्ययीभाव, दीर्घु, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास। तो यथाशक्ति में आपको कुल मिलाकर समास की पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लोगों ने उसे मारकर अधमरा कर दिया। लोगों ने उसे मार कर अधमरा कर दिया। तो रेखांकित जो शब्द है अध, उसमें आपको बताना है यह क्या है? संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय और प्रत्यय। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपके लिए वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात उपसर्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा है? तो अवयव का प्रकार आपको बताना है। तो यहाँ पर है हर्ष बोधक अव्यय, शोक बोधक, संबोधित और तिरस्कार। तो रेखांकित शब्द अर्थात वाह में आपको बताना है। तो आप सभी जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो आपका आंसर होगा वो होगा आपके लिए ऑप्शन ए, हर्ष बोधक अव्यय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिएगा तत्सम शब्द जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, कारण, लोहा, बंदर, दूध। तो 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो राइट आंसर के लिए हम आपको बताते हैं ऑप्शन ए, अर्थात कारण। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि तद्भव शब्द को पहचानिए। प्रस्तर, जामुन, तैल और पौत्र। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका तद्भव शब्द उन शब्दों को बोलते हैं जो संस्कृत का बदला हुआ रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, अर्थात जामुन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है विदेशी शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए निद्रा, बी अचरज, सी अलमारी, डी चबूतरा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अर्थात अलमारी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो ऑप्शन ए देव, बी पंख, सी अक्षर, डी बच्चा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर आपका होगा जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन
बी अर्थात जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 20, शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, शासन, अनुशासन, अनुशंसा और अनुशासित। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनुशासित। ये क्या है? विशेषण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो रेखांकित शब्द पहचानिए। अर्थात धीरे धीरे को आपकी पहचान करनी है कि इसे क्या कहा जाएगा। क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी सार्वनाम। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण, और उसी का एक उदाहरण है धीरे धीरे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द अर्थात भर को पहचानिए। संबंध सूचक अवयव, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, समुच्चय बोधक अवयव। तो राइट आंसर इसके लिए हम आपको बताते हैं ऑप्शन 22। क्वेश्चन 22 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए अर्थात संबंध सूचक अवयव। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जिन अवयव का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विस्मय बोधक, ऑप्शन बी संबंध सूचक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपका ऑप्शन ए विस्मय बोधक। क्वेश्चन नंबर 24, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। ये एक वाक्य है और इसमें तक को जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है, उसके बारे में आपको पहचान करनी है। ऑप्शन ए निपात, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनाम, ऑप्शन डी संज्ञा। जो राइट आंसर आपके लिए होगा वो होगा ऑप्शन ए अर्थात निपात। नेक्स्ट देखते हैं, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नरेश, ऑप्शन सी कलाधर, ऑप्शन डी सारंग। अर्थात सूर्य का जो पर्यायवाची है उसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा 25 का दिनकर। क्वेश्चन नंबर 26, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। तो लौकिक को जो है रेखांकित किया गया है और उसका जो है विलोम शब्द आपसे पूछा है। ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी कुटिल, ऑप्शन सी सांसारिक, ऑप्शन डी दुनियावी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा लौकिक का जो विलोम शब्द होता है अलौकिक। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 26वें क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, श्रुति सम जो शब्द है उसका भिन्न अर्थ वाला सही जोड़े को पहचानिए। कुल, कूल, रात्रि, निशा, अभिलाषा, इच्छा, किरण, रश्मि। जो इसके लिए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए वो होगा ऑप्शन ए कुल, कूल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी कोई उपमा न दी जा सके के लिए क्या शब्द होगा? अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। देखिए वाक्य के लिए एक शब्द जो पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए बोला जाता है हमेशा क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा ए अर्थात अनुपम उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए देखते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। ऑप्शन ए अपेक्षा, उपेक्षा, ऑप्शन बी संसार जगत, ऑप्शन सी शाम संध्या, ऑप्शन डी दिन दिवस। जो राइट आंसर होगा इसके लिए आपका होगा ए ऑप्शन अर्थात 29वें क्वेश्चन में होगा अपेक्षा उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, समान अर्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। ऑप्शन ए सुमन पुष्प,
ऑप्शन बी निशा निशाचर, ऑप्शन सी चारपाई खटिया, ऑप्शन डी पाठशाला और विद्यालय। जो राइट आंसर इसके लिए होगा वो होगा ऑप्शन बी अर्थात निशा निशाचर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। शुद्ध शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आजीविका, ऑप्शन सी अध्ययन, ऑप्शन डी उन्हीं। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो किस तरीके से लिखी गई है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। देखिए यहाँ पर जो है आशीर्वाद बिल्कुल गलत होगा क्योंकि गलत तरीके से लिखा गया है, अध्ययन भी गलत होगा और ऊनी भी। तो आजीविका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्द अंशों को क्या कहा जाता है। सर्वनाम, परसर्ग, संज्ञा या फिर विशेषण। तो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी अर्थात परसर्ग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33वां क्वेश्चन। तो देव देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी। सही जो आंसर होगा वो होगा कांत कांति। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी घोड़ी, ऑप्शन डी चिड़िया। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात प्राण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन है। वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा था, बी माँ खाना बना चुकी है, सी मुझे बाहर जाना है, डी हम घूमने जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा ऑप्शन ए अर्थात रामू खाना खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य किस प्रकार से कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्रमवाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी सरल वाच्य। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन बी होगा कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं, हम, ऑप्शन बी तू तुम, ऑप्शन सी वह वे और ऑप्शन डी है इससे इन्होंने। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अर्थात मैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए वो होगा ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक और विस्मयवाचक। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन बी मेरे ऊपर कृपा करें, ऑप्शन सी मेरे घर के सामने पाठशाला है, ऑप्शन डी है वहाँ भारी भीड़ थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो अशुद्ध वाक्य होगा वो मेरे ऊपर कृपा करें अर्थात सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 4 ऑप्शन इसमें है। मैं तुमको कुछ कहता है, ऑप्शन बी मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, ऑप्शन डी तुम्हारे को जाना है।
तो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा, जो शुद्ध वाक्य होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। तो धूल झोंकना जो रेखांकित शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? एक तरीके से मुहावरे का अर्थ पूछा गया है कि धूल झोंकने मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए धोखा देना, ऑप्शन बी उपद्रव करना, ऑप्शन सी मान न देना, ऑप्शन डी घमंड दिखाना। तो 42वें क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 43 है। अंधों में काना राजा, लोक उक्ति का अर्थ क्या होगा? अंधों में काना राजा। ऑप्शन ए गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐंठन क्यों होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, उसको कहा जाता है अंधों में काना राजा। क्वेश्चन नंबर 44 पूर्ण विराम को पहचानिए। देखिएगा पूर्ण विराम जो चिन्ह लगाया जाता है हिंदी में वो किस तरीके का होता है, यह पहचान आपको चारों ऑप्शन में करनी है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो बिल्कुल ए ऑप्शन वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? देखिएगा यहाँ पर लेप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए लोप सूचक चिन्ह। अर्थात किसी वाक्य में कुछ शब्द जो लुप्त रखे जाते हैं उसके लिए इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए कहा जाता है लोप सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 46 मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत, ब्रजभाषा, मारवाड़ी, मराठी। तो आप सभी जानते होंगे मथुरा वृंदावन की जो भाषा है वो आपकी ब्रजभाषा है। बी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि की किस प्रदेश से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आसाम। तो सही आंसर होगा ये जो जितने भी अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं वे हैं उत्तर प्रदेश से। तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी और पहाड़ी। चार ऑप्शन आपके लिए हैं। तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में पहाड़ियाँ नहीं हैं और पहाड़ी भाषा भी नहीं बोली जाती। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 के लिए कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात भक्तिकाल। अंतिम क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके बाद आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितने सोल्व आपने किए हैं क्वेश्चन। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? लास्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि और तमिल लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि आप सभी जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन है देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? किसी अन्य विषय पर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।